ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन के सदस्य श्री बाबा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आपका मार्गदर्शन करें। ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑन दिस यूएसए जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑन दिस यूएसए जिंदाबाद, जिंदाबाद। तथा डीआरएम सोलापुर प्रसाद साहब के महामंत्री अध्यक्षगण, सेंट्रल रेलवे के एजीएम के डेलीगेट्स, ऑफिस बेयरर्स, आप जानते हैं लंबे अंतराल के उपरांत ये सेंट्रल रेल का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। सुनाई पड़ रही है? माइक ठीक नहीं है क्या? ठीक है। लगभग 7 वर्षों के बाद ये वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। प्रसाद साहब भी सुन लिए होंगे सोलापुर में रहने के बावजूद भी कि मध्य रेलवे का एक आईजी था जिसका नाम था बीएस सिद्धू। उन्होंने अड्डा बनाया और उनकी डकैती, लूट, धोखाधड़ी, चोरी, फरेब, जितने अपराध हों उन अपराधों में जो भी विरोध किया उसको नौकरी से निकाला, सारे ऑफिस बेयरर्स का तबादला किया। बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई थी। कभी कभी मैं दिल्ली में सोचता था क्या होगा देश का, इस तरह एक छोटा सा अधिकारी गलत तरीके से प्रवोक करता है। देश के खातिर, भारत माता के खातिर हम लोगों ने संयम रखा। ये केवल एक के साथ नहीं है, अनेक लोग इस तरह से प्रोवोकेशन करते हैं। मैं उन सारे प्रोवोकेटर्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम देश के खातिर, लोग देश के खातिर अगर व्यवस्था कानून हाथ में नहीं लेते हैं, मुंहतोड़ जवाब नहीं देते हैं उसी भाषा में, तो उसकी कमजोरी ना किए बाज आइए। कभी कभार बड़ा गंभीर परिस्थिति में हम अपने को पाते हैं, सोचते हैं 2 कौड़ी का आदमी एकदम से प्रवोक करता है, थोड़ा सा भी चढ़ जाए तो फिर क्या होगा। बड़ा बहुत कभी कभी विचलित से होते हैं। इतना प्रोवोकेशन वो बार बार बोलता है, क्या कर सकता है। मैं सोचता हूँ एक बार उठा के फेंक दूं तो बात खत्म हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। कानून व्यवस्था हाथ में ले लिया, लेकिन इस देश का वो बुद्धिजीवी जो कानून व्यवस्था का वास्ता देके प्रत्युत्तर देने वाले को, मुंह तोड़ जवाब देने वाले को जब कहता है कानून व्यवस्था हाथ में लिया, उसको नहीं सोचता कि कितने लोग इस देश में संविधान के साथ माखौल उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मानवता को अपने जूतों के तले रौंद रहे हैं। ये सब नहीं देख रहा है। देखना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। ये थोड़े से चोर, बेईमान, गुंडे, मवाली, कानून तोड़ने वालों को, लोगों को देख के बार बार समझाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जानता इस देश में क्या होगा। ऐसे ही देश बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। जो नहीं जानता है देश को, वो सोचता होगा बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं मेरे भाई, पूरे देश बिल्कुल कौंध रहा है, बिल्कुल चारों तरफ खींचतानी है, कहीं सामंजस्य का माहौल नहीं है। हम
डरते हैं कहने से, हम कमजोर हो रहे हैं इन बातों से। एक बद्धता का अभाव, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात, अपने को सर्वोपरि साबित करने की ललक, ये सारी चीज देश को कमजोर कर दिया है। कमजोर हो रहे हैं। परिवेश नहीं है विश्व में गुलाम करने की, वरना भारत गुलाम हो गया होता, ये मेरा मानना है। और सही अर्थ में समझो तो हो क्या अभी, क्या हो, कौन सुन रहा आपकी, कहाँ सुन रहा है? चारों तरफ देखो ना, अपने देश के चारों तरफ छोटे छोटे लोग जिनको भोजन खाने का नहीं है, 2 जून खाना जिसको नहीं है, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, लंका हो, नेपाल हो, ये क्या कर रहा है आपके साथ? चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब चाहता जितना दूर चाहता घुस जाता है, हेलीपैड बनाता, अपना बैनर लगा देता, चला जाता है। हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अपनी कमियों को पहचान, 2 छोकरा एक थाप का जिसको जोड़ना हो, जिसको बोलते हैं कसाब और इस्माइल, 2 छोकरा लगभग 100 आदमी को गोली से भूज दिया, यही CST बॉम्बे में, यही रेल में। सारा लोग देखते रहा, वाह रे जाबाज, वाह रे महान भारत के सपूत, GRP, सब देखता रहा, देखता रहा, शर्म से सिर झुक जाता है। लेकिन कुछ आदमी ये कह के टालना चाहता है, और ज्यादा ये सब मत बोलिए। उसका ये है कि मत बोलिए, हम तो कमजोर ही हैं, रहना ही है। नहीं, इस कमजोरी को निकालना होगा, इसको देखना होगा क्या कारण है। 50-55 किलो का छोकरा सैकड़ों आदमी को मार देता है, चला जाता है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी को मार के चला जाता है, और सब कौन सी भाषा का प्रयोग करें, वो यूनिफॉर्म में डांस करता है, दिखाता है कि सिपाही किसी को बुलेट प्रूफ पहनाता है, ऐसे चमकता है जैसे बिहार का लौंडा नाचता हो। मुझे हंसी लगती है कि क्या हो गया इस देश को। नहीं, हम लोगों को अपने को संभालना होगा। जो कमियां हैं हमारे अंदर उसको उजागर करने होंगे, और रेल की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। नहीं करने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं जो कमियां हैं साफ स्वीकार करिए, दूर करिए। एक बात मान के चलिए आप लोग, ये सिद्धांत है कि जब तक किसी कमी को पहचानोगे नहीं, उस कमी के समाप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। जो कमी हो, भूख है तो पहचानो, दरिद्रता है पहचानो, दरिद्रता को अगर तुम धनाढ्यता में परिवर्तित करके बात करोगे तो तेरे मुंह से बात करने से ये दरिद्रता नहीं जाएगी। दरिद्रता का एहसास करो, फिर वो दरिद्रता मिटाने का प्रयास प्रारंभ होगा, और तब वो दरिद्रता, वो गरीबी मिटेगी। अनेकता के कारणों को पहचानो, तब अनेकता मिटेगी, एकता आएगी। कमजोरी का एहसास करो, किस कारण से कमजोर हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फिर वो प्रयास प्रारंभ होगा और तुम शरीर स्वस्थ से मानसिक स्तर पर मजबूत व्यक्ति के रूप में उभरोगे। कमी को जानो, कमी तुम्हारे हमारे छिपाने से, विश्व की निगाह से हमारी कमी छिपती नहीं है। तुम्हारे घर घर की खबर सबको विश्व में है। अगर ये हम लोग सोचते हो कि कोई हमको नहीं जानता, इस CST को छिपा के रखो, CST के कमियों को छिपा के रखो, नहीं रे। उग्रवादी उसी दिन फोन पे पाकिस्तान बता रहे थे ये हिजड़ों की जमात है, जो चाहे कर लेंगे। वो तो भला कहो, दिल्ली से आ गए कुछ कमेंडो कि मारे गए, वरना 48 घंटा पूरे देश की सांस बंद कर रखा था। 48 घंटा। बड़े जाबाज लोग बनते हैं, छोटे छोटे फिरका परस्ती, जातिवाद लेके, प्रांतवाद लेके, लेकिन उस दिन सारा प्रांतवाद, जातिवाद, वो
अपने को जाबाज बनने की सारी बात खत्म हो गई थी। नहीं मेरे भाई, हम लोग सब अपनी कमी को पहचान के दूर करो, इस भारत माता को मजबूत करने, इसका सिर गौरव से ऊंचा करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए कमियां पहचाननी होगी। अब इसको भी दूर करना क्या है, हम लोग क्या हमारा कार्य है, इसको जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। अच्छा, आप लोग फोर्स है ना? क्यों फोर्स है ना? ये देश में कितने फोर्स है, कितने प्रकार के मालूम है? किसी को पता है? वो सीआरपी बीएसएफ नहीं, मोटे रूप में कितने प्रकार के फोर्स हैं इस देश में? सीआरपी बीएसएफ पारामिलिट्री, ठीक है ना? इसी के श्रेणी में पुलिस भी आते हैं, तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और तीसरे फोर्स हैं आप, ये केंद्र के हैं, लेकिन न ये मिलिट्री है न आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है। ये क्या है? केंद्र के अधीन एक फोर्स है। तो जो आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है, ये रिलेटेबल है आर्टिकल 33 के क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कौन है? आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन वही है इस देश में जिसको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। बात समझ गए? इसीलिए पुलिस उस श्रेणी में आते हैं। Those forces which are charged with the maintenance of public order are called armed force of the union within the meaning of entry 2 of the 7th schedule of Article 246 of the Constitution, which is relatable to entry, which is relatable to clause B of Article 33 of the Constitution. यही आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है। फिर आरपीएफ कैसे आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन बना? और संवैधानिक रूप से किसने बनाया? संसद ने। और उस साजिश का शिकार केंद्र होता है। तो हमें जानना चाहिए, हमारे अधिकारियों को जानना चाहिए कि ये फोर्स है क्या? क्या ये आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन हो सकता? नहीं, कभी नहीं हो सकता। होगा तो फिर केंद्र के अधीन काम नहीं करेगा, फिर इसको वो ड्यूटी राज्य के अधीन करनी होगी। सीआरपी बीएसएफ की कोई ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर की केंद्र के अधीन नहीं होती है, वो राज्य के अधीन होती। वो थाने के अधीन काम करते हैं, वो एसपी के अधीन काम करते हैं। तो रेल अपनी फोर्स छोड़ नहीं सकती। अगर रेल ने अपनी फोर्स छोड़ दिया तो और रेल लूटी जाएगी और रेल के अधिकारियों कर्मचारियों की जलालत होगी। ये थोड़ा विरोध करेंगे, ये हवालात में होंगे, इनको चलने नहीं देगा, क्योंकि रेल धन पशु है। जब 2003 में लीगल पावर्स रेलवे के एक्ट के अंतर्गत आरपीएफ को मिला, मैं उस मीटिंग में था। सारे राज्य पुलिस के डीजी होम सेक्रेटरी बुलाए गए, सारे डीजी का यही मत था, अरे आप तो ऐसे ही धन पशु है, थोड़ा पावर हमको था वो भी आप ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। नीतीश जी ने कहा इसका मतलब है कि पावर से आप धन पशु को लूटना चाहते हैं। हाँ यही बात है। और वो फंस गए। ना सर वो बात नहीं है। मैं तो और क्या बात है, धन पशु पावर ये सब का क्या मतलब है कि धनाढ्य है रेलवे, आपके पास पावर है, अपने पावर का धमकी देके आप लूटेंगे इसको। अगर रेल को पावर हो गया तो आप लूटने पाएंगे इसको। तो एक बात साफ हुई, आप आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन नहीं है। संविधान के रूप में इस देश का एक भी विधिवेत्ता, एक भी विद्वान अगर इस बात का खंडन करे तो मैं पब्लिकली शास्त्रार्थ करने को, विधिक शास्त्रार्थ को मैं तैयार हूं। कोई भी बड़ा से बड़ा लीगल ह्यूमैनिटी इस देश का नहीं साहस कर सकता, नहीं कर सकता। हमने सारे जितने बड़े से बड़े लीगल ल्यूमिनरीज हैं, पालकी वाला आज नहीं है, उनसे भी हमने यही बॉम्बे आके कॉन्फ्रेंस किया। वाई चंद्रचूड़ आज नहीं है, उनका लीगल ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उनका लिया। के वेणुगोपाल उस समय पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, उनका लिया।
सोनी स्वराज जी वो हमारा इम्पैनल्ड वकील थे। हमने सारे देश के लीगल लुमिनरीज से पूरी समीक्षा की है, मीमांसा की है इन बातों पे। फिर मैं ये बात कह रहा, लेकिन इस देश का बुर्बक नेता, बुर्बक अधिकारी जो कहते हो उसी पे ताली पीटते रहता है, उसको पता भी नहीं है हो क्या रहा है। तो आर्म फोर्स नहीं है और लीगल पावर्स इसको नहीं है। क्यों नहीं है? हमने रेलवे बोर्ड से भी कहा, जीएम कॉन्फ्रेंस में भी कहा, प्रेम मीटिंग में भी कहा, सबके सामने कहा, मंत्री के सामने कहा कि भारत के संविधान के यूनियन लिस्ट जो है 7वीं अनुसूची के, उसके एंट्री 93 के अंतर्गत संविधान ने केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दे दी है कि तुम रेल की सुरक्षा के लिए जितना चाहो लीगल पावर्स पार्लियामेंट से ले लो। दे दिया, अधिकृत कर दिया। क्यों? रेल केंद्रीय विषय है, केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, रेल मंत्रालय का विषय है। आप अपने विषय की रक्षा के लिए समुचित विधिक अधिकार संसद से प्राप्त करिए। ये संविधान ने यूनियन लिस्ट के एंट्री 93 में ये केंद्र सरकार को छूट देगी। इसीलिए क्योंकि आपका विषय है, फिर कॉमन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 1961 है, उसके अंतर्गत भी आप मजबूर हैं, आप जिम्मेदार हैं रेल की सुरक्षा अपने, जिसको आप कैरी करते हैं, गुड्स एंड पर्सन्स, पैसेंजर्स, उनकी सुरक्षा आप सुनिश्चित करिए। ये वहां भी कॉमन कैरियर्स लायबिलिटी में भी आपको ये करना है। इसीलिए रेलवे एक्ट की धारा 123 से 127 में रेल को ये अकाउंटेबिलिटी दी गई है कि अगर तुम सुरक्षा नहीं कर पाओगे, अगर तुम जान माल को नहीं सुरक्षित रख पाओगे तो तुमको कंपनसेट करना पड़ेगा। लॉस जो जान माल का होगा उस लॉस को कंपनसेट क्लेम के बतौर तुम करोगे। अब रेलवे ने क्लेम तो पेमेंट करना शुरू कर दिया है, बहुत दिन से खरीदा है, लेकिन लॉस रोकने के लिए लीगल पावर्स जो लेने थे इसने नहीं लिए। 1950 के संविधान में ये प्रावधान किया गया, लेकिन 1966 में जब राम सुभग सिंह समिति हाई पावर्ड कमेटी बनी, जब रेल राज्य मंत्री थे बड़े ईमानदार, उनके कहने पर आरपीयूपी का पावर लिया, जो कोई पावर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बल पे थोड़ा एक्टिव फोर्स हुआ। कोई पावर नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा सा, एक आम जनता के जैसी बस। अब इसके बाद से प्रयास शुरू हुआ। राजदेव सिंह ने जो आईजी थे 1975-76 में उन्होंने रेलवे प्रॉपर्टी स्पेशल ऑफेंसेस एक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो गुजराल साहब सीआरबी आए उन्होंने उसको रोक दिया। एक शब्द लिखा, ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ फंड इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दिस बिल ट्रांसैक्टेड टू पार्लियामेंट। खत्म बात। इसके बाद प्रयास बंद हो गया। 2003 में जब वाजपेयी की सरकार थी, नीतीश कुमार थे, हम लोगों ने फिर प्रयास शुरू किया। जब एसोसिएशन, फिर तो आप लोगों को पता है 1985 में एसोसिएशन प्रतिबंधित हुई, जब आरपीएफ को आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन फर्जी बना दिया तो उन्होंने सीधे आरपीएफ एसोसिएशन को बैन कर दिया। वैसे नहीं, प्रसाद बाबू और को शायद तो मालूम भी नहीं होगा, आरपीएफ एक्ट को डिलीट किया, कई एक प्रोविजन को डिलीट, ओमिट किया, नहीं था। वो भी इतना पूर्वक लोग है, बड़का आईपीएस बनता था, लेकिन वो सोचा जो 15A बनाए हैं वो टोटल पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 के सेक्शन 3 की कॉपी है, लेकिन उसमें भी क्लॉज भी था, इफ एनी एसोसिएशन वाज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट इन आरपीएफ, दैट एसोसिएशन वुड कंटिन्यू टू फंक्शन। ये वो देखा नहीं, वो सोचा रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स लिख दिया है, वो तो हो गया। लेकिन
धन्य कहो उस समय एक आर के माथुर होते थे, उनको लोगों ने सैक किया था, वो OSD होते थे। उनके पास जब बनर्जी साहब DG लेके गया कि एसोसिएशन बैन करना है, तो माथुर साहब ने पढ़ के कहा हम शाम में बताएंगे। शाम में उन्होंने फोन से कहा नहीं बनर्जी आप नहीं कर सकते, ये एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रही थी द डे द एक्ट वाज कमेंस्ड, इसीलिए यू कांट डू इट। अच्छा सर कोई बात नहीं है। फिर माथुर साहब के पास नहीं गया और रेलवे का गजट नोटिफिकेशन, लॉ मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के बाद जो किया उसमें उस पूरे 2 लाइन को गायब कर दिया। नॉट ओनली दैट, उसी एक्ट में प्रावधान था सेक्शन 19(2) में there shall be no deputation in this force. If anybody is on deputation in this force, he within 30 days of the commencement of the act would exercise an option to the TGRPF to repatriate, to go back to the apparent department, else would be retired from service. उसको भी गायब कर दिया, ओमिट कर दिया। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। बाहर सरकार, बाहर हम देश की जनता, महान भारत के अधिकारीगण सब चुपचाप देखता रहा। ये लोगों को लगा ये बुड़बक फोर्स है, लाठी गोली चलाने वाला, ये क्या समझेगा? अरे ये भूल गया कि तुमने सब इंस्पेक्टर की योग्यता ग्रेजुएशन कर दी है, तुमने सिपाही की योग्यता मैट्रिकुलेशन कर दी है। इसमें 20 लॉ ग्रेजुएट बैठे हो, 20 सिपाही में प्रसाद साहब अच्छे खासे ग्रेजुएट्स लोग बैठे हैं। उसको क्या पता है, वो तो सोचा IPS हो गया, बाकी तो कोई पढ़ता ही नहीं है। अरे IPS तुम हो गए, पैरवी पैगाम से अगर खुले कंपटीशन हो तो गांव देहात के पढ़ने वाले आएंगे, तुम वहां नहीं कम्पीट कर पाओगे। बहुत मौलिक पढ़ने वाले लोग सब गांव घर में होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कहा है UPSC, कहा होला ही IPS, CIPS, IAS, कौन जानता है? छोड़ो जो है। तो मैं ये कह रहा था ये सब फोर्जरी करके लोगों ने सब किया। मैं ये कह रहा था लीगल पावर्स पे कि लीगल पावर्स नहीं लिया इन्होंने, और लॉस को रोकने का जो संवैधानिक दायित्व था रेल का, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया। आज जो क्लेम हम पेमेंट कर रहे हैं, मुझे डर है, हमने GM कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो शायद कुछ को जेल जाना पड़े। आपको लॉस रोकने के लिए संविधान ने जिम्मेदारी दी, आप लॉस नहीं रोक रहे हो, हजारों करोड़ रुपया क्लेम में आप दे रहे हो। क्यों? किसका पैसा? ये पब्लिक मनी नहीं है, आपका कौन अधिकार है? अब एक बात आती है, केंद्र सरकार के कुछ लोग कहने लगे अरे हाँ वो GRP को लॉ एंड ऑर्डर का पावर है, वो रेल की रक्षा कर रही है। यही भ्रांति में पूरा देश है। RPF GRP, पैसेंजर बेचारा कोई छीन लिया, कोई बैग ले लिया, कोई चोरी हो गई, RPF के पास जाता है, GRP के पास जाओ, GRP के पास जाता है, RPF के पास जाओ। और बेचारा कंदुक गेंद के जैसे इधर से लात मारता है उधर से मारता है इधर। ये हालत है। ये है क्या? व्हाट्स इट? कौन है जिम्मेदार? देश का कानून साफ है, हमारी मनसा साफ नहीं है, हम लोगों के दिल दिमाग साफ नहीं है, कानून साफ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यस, वही 7वीं अनुसूची के स्टेट लिस्ट के एंट्री 2 में पब्लिक और पुलिस, विलेज पुलिस, अंडर ब्रैकेट रेलवे पुलिस, इंक्लूडिंग रेलवे पुलिस, ये राज्य सरकार का विषय है। लेकिन एंट्री 1 में पब्लिक ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। अब ये पुलिस, रेलवे पुलिस जहां लोग देखता है एंट्री 2 में, सोचता है अरे रेलवे में पुलिस का दायित्व तो राज्य सरकार की है, ये तो केंद्र की है नहीं। अब यहाँ थोड़े सारे लोगों को सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है, अधिकारी, कर्मचारी, सरकार, सबको। ये है क्या? पुलिस, रेलवे पुलिस तो लिखा है उसमें,
लेकिन अगर रेलवे पुलिसिंग राज्य के अधीन है तो यूनियन लिस्ट के एंट्री 93 में जो संविधान ने कहा केंद्र सरकार पूरा पावर संसद से ले अपने विषय की सुरक्षा, रेल की सुरक्षा के लिए, वो क्यों कहा? और अगर वहां पूरा पावर पूरे फिर कॉमन कैरियर्स लायबिलिटी ने पूरी जिम्मेदारी जब रेल और केंद्र को दी रेल की रक्षा के लिए, तो फिर राज्य सूची में रेल पुलिस होने का अर्थ कैसे लगाया गया कि रेल में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की है? कैसे? और अगर संविधान निर्माता के ये इंटेंशन होते कि राज्य पुलिस रेल की सुरक्षा करेगी, तो फिर रेलवे एक्ट में जो अकाउंटेबिलिटी, पेमेंट ऑफ लॉस, कंपेंसेशन ऑफ लॉस के लिए जो रेल की दी, रेल केंद्र सरकार को दी, वो राज्य सरकार को दी जाती। लेकिन पूरे संविधान में राज्य सरकार को कोई भी रेल के जान माल के लॉस के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका अर्थ है, आप समझ लो, संविधान के अंतर्गत जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिस विषय में भी केंद्र का कानून बन चुका, केंद्र को अधिकार दिया जा चुका, उसमें राज्य का अधिकार हट जाएगा, वो वर्चस्व उसका होगा। अब सारी अकाउंटेबिलिटी, सारी जिम्मेदारी रेल की है, रेल के अंदर जान माल की सुरक्षा की। रेलवे नासमझी में, अज्ञानता में रेलवे भाग रही है, कोई नहीं पकड़ रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट जिस दिन चला गया कि तुम लॉस न रोक के, लोगों की जान माल की रक्षा न करके तुम कंपेंसेट करने, क्लेम देने के लिए ज्यादा इच्छुक हो, कमीशन के लिए कहा, क्या किसी आदमी की जान की कीमत कुछ पैसों से नापी जा सकती है क्या? उस दिन बड़ा आश्चर्यजनक फैसला आप लोग देखोगे इस देश में, बहुत मुश्किल हो जाएगी रेल के लिए। आज भी समय है, रेल तुरंत चेत जाए, सारे पावर्स जो जरूरी है वो रेल अपने अधीन ले। रेल में जो भी कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय रेलवे जो एंट्री 30 ऑफ द यूनियन लिस्ट के विषय है, इसकी पूरी रक्षा पूरी जिम्मेदारी से करे, सारे नुकसान को बचाए और पेमेंट जितना हो कम करे। रेल की हालत बड़ी खराब है, 30-40 हजार करोड़ की हम जुगाड़ में है कि कहीं किसी से मिल जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ दे दे, कहीं से कोई दे दे कि तनख्वाह एम्प्लॉइज की दी जाएगी, और हम इधर 50-60 हजार करोड़ उससे भी ज्यादा क्लेम के रूप में फेंके चले जा रहे हैं। कोई तुक नहीं है, इसका नहीं है। बड़ी मुसीबत की बात है। सभी हम अधिकारी कर्मचारी को इन बात को समझना होगा। रेलवे बोर्ड ने हमसे कहा रेलवे एक्ट अमेंड करेंगे हम लोग, पर आप नहीं कर सकते। आप लॉस रोकने के लिए पावर ले सकते हैं। रेलवे एक्ट में जो अकाउंटेबिलिटी आपकी है वो न केवल आपके कमजोरी छिपाने के लिए है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है, वो रहेगी। आप न करो लॉस को न रोको, तब भी आपको देना होगा, और इसीलिए आपको पावर लेना होगा। जीआरपी इस देश के पूरे राज्यों की कभी रेल की रक्षा इसलिए नहीं करेगी कि राज्य सरकार की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल शून्य है। अकाउंटेबिलिटी की तो छोड़ो, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, हजारों आदमी मर जाए, हजारों करोड़ की क्षति हो जाए, राज्य की असेंबली में उस रेल के विषय पे चर्चा तुम नहीं कर सकते। व्हाट टू टॉक ऑफ बीइंग अकाउंटेबल क्या होगी, चर्चा नहीं कर सकते तुम। इसलिए ये विषय केंद्र का है, संसद में चर्चा होगी। इसीलिए सरकार, कोई अधिकारी, रेल मंत्रालय किसी को गुमराह न करे। राज्य सरकार की जो रेलवे पुलिस है उसकी जिम्मेदारी एंट्री 2 में जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की है वो केवल राज्य पुलिस की है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको बाकी सारे पावर्स खुद लेने होंगे। अब एक राज्य सरकार जो फेल करती है नॉन जिम्मेदारी में, वो है रेलवे ट्रैक की सुरक्षा। रेलवे ट्रैक इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी में वो रेल प्रॉपर्टी नहीं मानी गई है। होम मिनिस्ट्री ने बार बार
आजादी के बाद से राज्यों को नोटिफिकेशन ले लेके भेजा है कि ट्रैक की सुरक्षा तेरी जिम्मेदारी है। आज ट्रैक पे राज्य की पुलिस जीआरपी नहीं जा रही है, नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जा रही है। और ट्रैक पे धरना होते हैं, सारे देश के आंदोलन, वो जाट गुजर के ही नहीं, जितने प्रकार के आंदोलन हैं सब रेलवे ट्रैक पे होते हैं। आंदोलन को राष्ट्रीय छवि देने के लिए ही तो रेल बनी है। रेल रोको और देश में पूरी छवि बनाओ। ये स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट्स भी विचार कर रहे हैं कि इफ सच agitations are launched on the track and the movement of the trains are stopped, then whether or not the state should be held fully responsible and accountable to pay the compensation. ये सोच विचार हो रहे हैं। अगर कोर्ट ने नहीं किया तो इस देश के राजनीतिबाज नहीं कर पाएंगे वोट की राजनीति के कारण, और ये देश, ये रेलवे आहूत होते रहेंगे इनके वोट की राजनीति की बलि बेटी पे। तो देश में एक बात बहुत धिक्कार से सोचने समझने की जरूरत है। इस प्रकार से हम लोग सबको समझा बुझा के, असली दिक्कत ये है कि कम लोगों को पता ही है ये है क्या। हम बोर्ड में भी बड़े बड़े लोगों को पूछे हैं कहाँ है, बोले ये तो लॉ एंड ऑर्डर। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का है। अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर, हमने पूछा ये लॉ एंड ऑर्डर संविधान में कहाँ लिखल है, ये मालूम है आपको? अरे वो सब सुनते हैं। अरे महाराज बोर्ड के इतने बड़े अधिकारी हो के आप सुन के बात करते हैं, कहीं नहीं लिखा है, काहे बतिया रहे हैं आप? अच्छा चुप, ठीक है, आप लोग जानते हैं। इवन आरपीएफ के पावर पे बोल रहे थे, क्या जरूरत है आरपीएफ को पावर देने की, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस का। अब रेल का अधिकारी ऐसा बोलेगा तो बताओ क्या होगा ये रेल का। तो इस पर समझने बूझने की जरूरत है। आप लोग इन बातों को समझ के लोगों को समझाइए, लोगों को बुझाइए। अब आपकी काफी समस्याएं हैं, आईजी आपके बैठे हैं, समस्या निपटाने के लिए पीएनएम की सुविधा आरपीएफ को दी गई। सिद्धू के कारण वो पीएनएम सब बंद है। इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, 15 दिन के टाइम में ये पीएनएम प्रोसीजर से अडॉप्ट करके किए जा सकते हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा होते रहेगा, फोर्स में मनोबल बना रहेगा। ये लगेगा कि हाँ हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी मांगे मानी जा रही हैं, समस्या ग्रीवेंसेस रिड्रेस हो रही है, तो उससे उनकी कार्य क्षमता, काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। ये करने में हर्जा नहीं है, बोर्ड का आदेश है, ये तो करना ही चाहिए। तो मुझे उम्मीद है हर सेंट्रल रेल के डिवीजन में, जोन में इस 15-20 दिन के भीतर हर जगह ये शुरू हो जाएगा। ये देश हित में है, ये सबके हित में है। ये आप लोगों से मैं इतने कहूँगा, पुरानी बातों को, और कुछ है समस्याएं आपके आईजी देख लेंगे। हम इतने अपील करेंगे कि आप लोग पूरी जान की बाजी लगाकर रेल पैसेंजर की रक्षा करिए। उसमें कोई कोताही, जान भी चली जाए तो ऐसे यूं ही बर्बाद मत कर दीजिए जान को, लेकिन अगर रियली उनकी सुरक्षा में जान की बाजी लग जाए तो ये गौरव का विषय होगा। अगर सीएसटी पे उग्रवादी आक्रमण पे 20 आरपीएफ मर जाते तो आरपीएफ का सिर ऊंचा होता, लेकिन अगर वो तो कसाब इस्माइल को पकड़ भी लिए होते तो आज हम कह सकते थे मेरे भाई ऐसा हो नहीं कि फिर आक्रमण हो। अगर कोई रेल पे आक्रमण हो, जो जहां हो, खाली हाथ भी हो, मैं एक बात कह दूं, आप लोग गोली ट्रेनिंग लिए हो, हमने कई एक को गोली मारी है, मैंने देखा है 3-3 गोली हमने जिस क्रिमिनल को मारा वो भी 50-60 मीटर बहुत तेज दौड़ा। मेरे जैसा धावक को दौड़ाया जो 10.5 सेकेंड में 100 मीटर में खुद दौड़ने वाला था, 10:30-11 में वो हमको भी दौड़ाया 50 मीटर करीब, तब मैं जाके उसको उठा पाया। तो तुरंत गोली लगने से मरता नहीं है उग्रवादी, गोली लग भी जाए तो तब भी तुम उसका गला पकड़ के मचोड़ सकते हो। एक मरेंगे तो मरेंगे, 100 मारने वाले को मार तो देंगे ना। घबराना नहीं उस समय में,
ये नहीं कि गोली चल रही है क्या करे, 10 गोली भी लग जाएगी तुम उसको मार के मरोगे, तुरंत नहीं मरता है कोई। ये घबराना डरने की जरूरत नहीं, मरा ही, जितने मरने हैं मर ही रहे हैं। लेकिन अगर 50, 100, 200, 5-10 व्यक्ति की रक्षा में एक जान चली जाए तो क्या बुरा है, क्या बुरा है। और यही आजादी की कीमत है। जो मुल्क के लोग, जिस फोर्स के, जिस देश की जनता में ये जज्बा नहीं है, वो देश अपनी स्वतंत्रता की को अक्षुण्ण नहीं रख सकता। ज्यादा नहीं, ये जज्बा होना जरूरी है, होना जरूरी है। मैं यही निवेदन करूंगा, ये जज्बा लेके आगे बढ़ो। रेल के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबकी रक्षा करना हमारा धर्म है। एक बात यहाँ मैं कह दूं, 2 अधिकारी वरिष्ठ बैठे हैं, ये सुरक्षा का कार्य चैलेंजिंग है, इसको चैलेंजिंग टास्क कहते हैं। ये हथौड़ा चलाना नहीं है, मुझे अपने ताकत से कम है बेसी है इस कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे उसको ओवर पावर करना है। ये कभी कभी ताकत से ज्यादा साहस का जोर चलता है। ये चैलेंजिंग टास्क करने वाले लोग हैं, इनको थोड़ा उसी रूप में आपको तवज्जो देना चाहिए। एक बार हमने एक आईजी डीजी को कहा, पालोगे पहलवान, भात दाल के चोखा खिला के रखोगे तो कैसे चलेगा। मतलब सोचने की बात है। मतलब वो बोल रहे थे कि ये इतना आप दौड़ाते हैं, तो हमने कहा 2-2 लीटर ये दूध पीते हैं, हमने कहा 7 लीटर में पीता। अरे तो पहलवानी भात दाल के चोखा पे होती है क्या भाई। कुश्ती लड़ोगे आप किसी क्रिमिनल को, देखो एक क्रिमिनल, आप लोगों को शायद पता हो, एक क्रिमिनल अगर मांसाहारी है तो आधा से 1 किलो मांस रोज खाता है, 3-4 मुर्गा रोज एक क्रिमिनल। शाकाहारी है जो कम है, शाकाहारी क्रिमिनल कम है, बहुत कम। शाकाहारी है वो भी अच्छा खाता है। सच मानिए तो एक क्रिमिनल को दौड़ने का और सामान उठाने का जितना रियाज है कि आपके 2 सिपाही को उठा लेगा, ये उसका व्यावहारिक में बता रहा हूँ। उसको काबू करना है कि भात दाल के चोखा पे नहीं हो सकता है। साहस थोड़ी देर चलेगा लेकिन बहुत देर तक मेंटेन नहीं कर पाओगे, फिर दम टूट जाता है। थोड़ा ध्यान आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, ये ना कि सरकारें दूध पिलाएगी और बाकी आप लगौट खोले चलेंगे, नहीं, अपने अंदर भी संयम रखना। जो भी मिलता है वो खा के भी अपने को संयम से आगे बढ़ाना। और तुम्हारा संयम न केवल तेरे और देश के काम आएगा, तेरे बच्चों के भी काम आएगा। तुम अगर संयमित नहीं रहे तो तेरे बच्चे भी बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में वो तुमको मारेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुढ़ापा ठीक करनी है तो संयम का जीवन, चरित्रवान का जीवन जीना होगा। ये दारू गांजा पीना बंद करना होगा। ये असर बच्चों पे पड़ता है, जरूरत नहीं है, हमको नहीं जरूरत पड़ती, तुमको क्या जरूरत पड़ती है। तुम दूसरे की समस्या देखने वाले लोग, समस्या भूलने के लिए लोग कहते हैं दारू पीता है, प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए दारू पीता है। अरे हम भूल ही जाएंगे तो दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। सैनिक, सिपाही हर समय सिपाही होता है, वो ड्यूटी में हो, ऑफ ड्यूटी में हो, घर में हो, बाहर में हो, तुम हर समय सिपाही है। हम लोग ट्रेन में चलते हैं, लोगों को एक बार मैं बता रहा हूँ छोटी कहानी। हावड़ा से हम कोर्ट केस करके चल दिए, एक लोको फोरमैन अंग्रेज टाइम का डी बाबू राव, वो फर्स्ट क्लास में बैठ गया। हमको देखा, बोला बाबा आप आ जाओ। बोला मैं मुझे तो 2nd क्लास के टिकट है, हम लोग को टाइम में 2nd क्लास मिलता था। बोला अरे आओ ना, तो बैठ गए। गाड़ी अभी खुली ही है कि 2 आदमी चढ़ गया, छुड़ा लिए खड़ा। देखा मुटकर आदमी है, बड़ा तगड़ा। अच्छा हम तो ऐसे कोर्ट से खा लिए थे, हमको कुछ था ही नहीं। छोकरा 22 साल का, अभी तो भर्ती हुए थे, तो आके दोनों छुड़ा लगा दिया। तो हमने हंस के कहा हाँ अच्छा पकड़ा है, ये बुढ़े को बहुत माल है। तो वो भी खूब हंसा। इतने हंसते में हमने एक ही लात मारा तो दोनों को छुड़ा उधर साड़ी के दबाया, उसी के रुमाल से बांधा, खड़गपुर ले आया। तो बोला देखो, बोला तो यही तो फोर्स है। फोर्स का आदमी क्या फोर्स है जो हर समय स्पिरिट नहीं है। अरे मरद खोजोगे तुम क्या,
वो छपरा में बिहार में कहानी है, एक सांप उतर गया घर से, तो उसका हस्बैंड बोलता है वाइफ को, कोई मर्द को बुलाओ ना। तो औरतिया देखी, अरे मर्द बुला रहा है। बोला आप क्या है, आप मर्द है? और हाँ सीधे बोल रहे हैं। तो ऐसा फोर्स का आदमी मत करो। सारी बातें हुई, सब देखी जाएंगी। एक निवेदन करूंगा, हर आदमी निजी चरित्र पूरा पक्का रखो, अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दो। प्रतिदिन 2 घंटा एक्सरसाइज, नहीं 2 होता 1.5 घंटा, वो भी टाइम नहीं है, 1 घंटा इन फार्म में भी कूदते रहो 1 घंटा। जो नहीं करोगे उसमें वो जज्बा, वो स्पिरिट नहीं बच पाएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ 40 साल के 45 साल के अनुभव में। ये नहीं चलेगा, ड्यूटियां नहीं छूटती, नहीं करना पड़ेगा। इन फार्म में भी करो, कूदते रहो। क्या लगता है, कूदते रहो, ठीक है, पसीना हो जाएगा, कोई बात नहीं है। काफी लोग हैं, अब अपने अधिकारियों से सुनेंगे, काफी सुलझे लोग हैं। मैं आपकी खुशहाली की, आपके परिवार की, रेल की, पूरे देश की, देश के जनमानस की, सभी की खुशहाली की शुभकामना करते हुए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।